ओडिन का जादुई भाला कुछ ऐसा लगता है जैसे सीधे नॉर्स मिथक से निकला हो। एक देवता जैसा हथियार शायद D&D के खेल में किसी क्वेस्ट को पूरा करने पर इनाम के तौर पर दिया गया हो। लेकिन वह भाला असली है और अभी यूक्रेन में है। स्वीडन की वजह से अब यूक्रेन के पास इतनी भयावह चीज़ है कि पुतिन जानते हैं जो आने वाला है उसे वे रोक नहीं सकते। गुंगनिर आ चुका है और रूस इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। रूस जानता है कि गुंगनिर ऐसा हथियार नहीं है जिसे स्वीडन ने यूक्रेन को बहुत दूर के भविष्य में कभी देने का वादा किया हो। ये न केवल पहले से ही यूक्रेन में है बल्कि इसका इस्तेमाल काले सागर में रूस की सैन्य और तेल संरचना के खिलाफ यूक्रेन द्वारा अब तक किए गए सबसे विनाशकारी हमलों में से एक में किया गया था। हमें लगा कि यूक्रेन उस हमले के बारे में जो बताना चाहता था हम सब जानते हैं। 6 अप्रैल को खबर आई कि यूक्रेन की मानव रहित प्रणाली बल ने देश की नौसेना के साथ मिलकर काले सागर में रूस के सिवास अपतटीय तेल ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म पर एक विनाशकारी हमला किया। यूक्रेन के लिए उस प्लेटफॉर्म को नुकसान पहुंचाना रूस के तेल उद्योग पर एक और प्रहार करने के लिहाज से अहम था। लेकिन सिवास प्लेटफॉर्म पर हमला करने की असली वजह यह थी कि रूस ने युद्ध के दौरान सिवास प्लेटफॉर्म को निगरानी और सैन्य चौकी के रूप में इस्तेमाल किया। कम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों के रडार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियां उस प्लेटफॉर्म पर लगाई गई जिससे वह तेल संपत्ति से सैन्य संपत्ति बन गया। यूक्रेन ने सिवाश को निष्क्रिय कर दिया और जितना हमें पता है यूक्रेन ने यह हमला ड्रोन का इस्तेमाल करके किया। यही बात यूक्रेन की मानव रहित प्रणाली बल के कमांडर रॉबर्ट ब्रोवडी ने टेलीग्राम पोस्ट में हमले की घोषणा करते हुए कही थी। ब्रोवडी ने घोषणा की कि 413 ओपी रीड के बर्ड्स ने नौसेना की डीप सी अटैक फोर्स के साथ मिलकर फ्लोटिंग ड्रिल रिग सिवाश को निष्क्रिय किया और वे इसमें सही थे। जल्द ही एक वीडियो सामने आया जिसमें यूक्रेन ने सिवास पर ड्रोन से हमला किया जो जाहिर तौर पर काले सागर में भेजे गए समुद्री ड्रोन से लॉन्च किए गए थे। तो बस यही था, ऑपरेशन पूरा हो गया था और हमें पता चल गया था कि यूक्रेन ने ये कैसे किया। लेकिन दिखावे पर भरोसा नहीं किया जा सकता और ब्रोवडी ने चाहे जानबूझकर या अनजाने में इस पूरे मामले का एक अहम हिस्सा छोड़ दिया था जो अब सामने आ चुका है। 6 अप्रैल से ठीक पहले की रात सिवास पर सिर्फ ड्रोन ने हमला नहीं किया था, यूक्रेन ने भी स्वीडिश गुंगनिर मिसाइलें दागी थी। 7 अप्रैल को कीव पोस्ट ने बताया कि यूक्रेनी नौसेना ने सिवाश हमले में स्वीडन की RBS 15 मिसाइल के इस्तेमाल का खुलासा किया था और बाद में उसकी पुष्टि भी की थी। गुंगनिर नाम की यह मिसाइल, जिसका अर्थ ओडिन के जादुई भाले से है, एक बेहद ताकतवर जहाज रोधी मिसाइल है और अब तक पता नहीं था कि यूक्रेन के पास यह है या नहीं। आउटलेट की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की नौसेना द्वारा जारी वीडियो से पता चला कि सिवास पर हमले में गुंगनिर का इस्तेमाल हुआ जिससे रूस में हलचल हुई। 20 सेकंड के फुटेज में दिखता है कि यूक्रेन स्वीडिश मिसाइलें जो किसी जमीनी प्लेटफॉर्म जैसा लगता है उससे लॉन्च कर रहा है। ओसेंट वॉरफेयर एक्स अकाउंट ने बताया कि यूक्रेन युद्ध में गुंगनिर पहली बार सार्वजनिक रूप से दिखी है जबकि यूक्रेन को स्वीडन की मिसाइलें पहले ही मिल चुकी थी। हम इस पर फिर लौटेंगे। सबसे पहले ओसेंट वॉरफेयर द्वारा साझा किए गए वीडियो में स्वीडिश मिसाइल के 2 लॉन्च होते हुए दिखाई देते हैं। कीव पोस्ट जोड़ता है कि सामने आए अन्य फुटेज में उन मिसाइलों को सिवाश प्लेटफॉर्म पर सीधा हमला करते हुए दिखाया गया है जो उसके अनुसार क्रीमिया तट से लगभग 60 से 80 किलोमीटर या लगभग 37 से 50 मील उत्तर पश्चिम में स्थित है। वीडियो और आमतौर पर गुंगनिर के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले लॉन्चर्स की स्पष्ट तस्वीरों के बीच तुलना से यह और पुष्टि होती है कि यूक्रेन ने वास्तव में स्वीडिश मिसाइल तैनात की है। सिवाश प्लेटफॉर्म की क्रीमिया तट के पास मौजूदगी भी नजरअंदाज न करें। ये आपको कुछ संकेत देता है कि यूक्रेन ने उस विशेष तेल ड्रिलिंग रिग को निशाना बनाने के लिए क्यों चुना। सिवाश प्लेटफॉर्म पर रूस के इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर डिवाइस और एयर डिफेंस सिस्टम क्रीमिया में उनकी संपत्तियों की सुरक्षा के लिए थे, लेकिन अब वे जल रहे हैं। ओडिन के जादुई भाले से और उसके बाद यूक्रेन के ड्रोन द्वारा किए गए हमलों से वह तेल ड्रिलिंग रिग अब कब्जे वाले क्रीमिया के लिए शुरुआती चेतावनी प्रणाली के रूप में काम नहीं कर सकता। हम जल्द ही क्रीमिया मुख्य भूमि पर हमला होने की रिपोर्ट की उम्मीद करते हैं, शायद तट से दूर उन लक्ष्यों पर जिनकी सुरक्षा
सिवाश करता था। लेकिन अब हम पुष्टि कर सकते हैं कि RBS-15 आधिकारिक रूप से यूक्रेन के शस्त्रागार का हिस्सा है। इसने सबको चौंका दिया है, खासकर पुतिन और क्रेमलिन में उसके चहेतों को, क्योंकि वे मानते थे कि यूक्रेन को अब अपनी मिसाइलों पर निर्भर होना पड़ रहा है। पश्चिमी मिसाइलों का स्टॉक खत्म हो गया है। सिवाश ने अभी पुतिन को दिखा दिया कि यूक्रेन किसी एक या दूसरे विकल्प में फंसा हुआ नहीं है। उसके पास अपनी और पश्चिमी मिसाइलें हैं जिनसे वह रूस के क्रीमिया के अहम सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकता है। अब पुतिन को यूक्रेन को दी जा रही एक और पश्चिमी मिसाइल से निपटना होगा और यहीं से जंग के मैदान पर हालात बदलने लगते हैं। यूक्रेन में गंगनीर की मौजूदगी रूस के लिए सिर्फ मिसाइल की ताकत से ही खतरनाक नहीं है, ये पुतिन के लिए संकेत है कि स्वीडन को तटस्थ रखने की उसकी धमकियां विफल रहीं। रूस ने जिस देश ने सदियों तक युद्ध से दूर रहने की कोशिश की थी, उसे अब एक ऐसे देश में बदल दिया है जो रूस के दुश्मन को सक्रिय रूप से हथियार दे रहा है और पुतिन को रोकने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। हम जल्द ही दूसरे बिंदु का पता लगाएंगे, तब तक जुड़े रहें। यूक्रेन ने जो मिसाइल सिवाश नष्ट करने के लिए तैनात की है, वह आखिरी चीज है जिसे रूस यूक्रेन के हाथों में देखना चाहेगा। क्यों? मिसाइल की बुनियादी विशेषताओं पर एक नजर डालना ही इस सवाल का जवाब देने के लिए काफी है। सार बोफोर्स डायनेमिक्स द्वारा बनाई गई RBS-15 या रोबोट सिस्टम 15, अगर इसे कम पौराणिक ढंग से कहे तो ये वास्तव में जहाज रोधी मिसाइलों का एक पूरा परिवार है, जिसे इस तरह की मिसाइल से अपेक्षित जहाज तोड़ क्षमताओं को जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। जमीनी लक्ष्यों पर हमला करने की क्षमता इसे बेहद बहुउपयोगी बनाती है। मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर या 186 मील से भी ज्यादा हो सकती है। हालांकि ये इस बात पर निर्भर करता है कि गंगनीर का कौन सा वर्जन इस्तेमाल किया जा रहा है। वारहेड का वजन करीब 200 किलोग्राम या करीब 440 पाउंड है और मिसाइल मैक 1 के करीब की गति तक पहुंच सकती है। इसकी रफ्तार मैक 0.9 से थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी ये लगभग 690 मील प्रति घंटे की गति होती है। तो यूक्रेन के पास एक ऐसी मिसाइल है जो तेज चलती है, जोरदार मार करती है और इसकी रेंज इतनी लंबी है कि इसे काला सागर, क्रीमिया और मुख्य भूमि यूक्रेन के कब्जे वाले इलाकों में हर तरह के लक्ष्यों पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कीव पोस्ट के अनुसार RBS-15 मिसाइल लक्ष्य तक पहुंचने के लिए GPS और इनर्शियल नेविगेशन का उपयोग करती है। इसमें एक टर्मिनल एक्टिव रडार भी है जो इसे होमिंग क्षमताएं देता है और फायर एंड फॉरगेट क्षमता में मदद करता है, जिससे ये मिसाइल इतनी प्रभावी बनती है। ये फंक्शनैलिटी अपने नाम के अनुसार ही काम करती है। यूक्रेन मिसाइल में एक लक्ष्य सेट कर सकता है, उसे दाग सकता है और फिर उड़ान के बीच हाथ से कोई बदलाव करने की चिंता छोड़ सकता है, क्योंकि मिसाइल बाकी सब कुछ खुद संभाल लेती है। हमने कहा था कि RBS-15 मिसाइलों का एक परिवार है। इससे यह अटकलें लगाई जा रही है कि यूक्रेन के पास कौन कौन से वर्जन हैं और उसने सिवाश ऑयल रिग पर हमला करने के लिए कौन सा इस्तेमाल किया। नेवल न्यूज के पास कुछ संभावित जवाब है। यूक्रेन की नौसेना की जारी फुटेज सबसे पहले RBS-15 मिसाइल के इस्तेमाल की पुष्टि करती है, क्योंकि लॉन्च पर डबल एग्जॉस्ट प्लूम दिखता है। ये एक विशेषता है जो स्वीडिश मिसाइल के लिए जानी जाती है और ये वो चीज़ है जो यूक्रेन के शस्त्रागार में मौजूद बाकी सभी मिसाइलों में नहीं पाई जाती। आउटलेट यह भी जोड़ता है कि यूक्रेन ने जो वर्जन इस्तेमाल किया है वह संभवतः गंगनीर का या तो मार्क 3 या मार्क 4 वैरायटी रहा होगा, जिन दोनों में शुरुआती वर्जन की तुलना में कई अपग्रेड्स हैं। रेंज को बढ़ाकर 200 किलोमीटर या 124 मील से भी ज़्यादा करना उन्हीं अपग्रेड्स में से एक है। यूक्रेन गंगनीर का इस्तेमाल काला सागर में रूसी ठिकानों पर हमले के लिए कर रहा है। इसकी बड़ी रेंज जरूरी है। यूक्रेन का निशाना जमीन और समुद्र आधारित के बीच का एक अजीब सा मेल था। एक ऑफशोर ऑयल रिग बिल्कुल जहाज नहीं है, हालांकि आप कह सकते हैं कि उसमें कुछ समानताएं हैं, खासकर क्योंकि वह समुद्र में स्थित है। साथ ही ये वास्तव में कोई जमीनी टारगेट भी नहीं है, हालांकि इसमें ऐसी ताकतें और कमजोरियां होंगी जो जहाज़ों में नहीं दिखती। यह मिश्रण RBS-15 के मार्क 3 या 4 वर्जन को और संभावित बनाता है, क्योंकि ये स्वीडिश मिसाइल जमीन और समुद्र दोनों पर टारगेट मार सकती है। ओडिन के जादुई भाले की बहुमुखी क्षमता ही उसे यूक्रेन के शस्त्रागार में इतना बड़ा जोड़ बनाती है। लेकिन इसमें एक और कारक है जो सब कुछ बदल देता है और RBS-15 को
यूक्रेन के हालिया हमले के लिए सबसे उपयुक्त बनाता है। लेकिन उससे पहले यह एक त्वरित याद दिलाना है कि आप द मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर आप ऐसी ही जानकारी देखना चाहते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। तो दूसरा कारक, RBS-15 अपनी रेंज और ताकत के कारण सिवाश पर हमले के लिए अच्छा विकल्प था। हालांकि प्लेटफॉर्म के बारे में एक और बात है जिसका हमने वीडियो में पहले जिक्र किया था, जो शायद आपका ध्यान आकर्षित कर सकती है। टेल रिग पर मौजूद एयर डिफेंस रडार के अलावा, जिसे यूक्रेन नष्ट करना चाहता था, रूस सिवाश ऑयल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल अपने इलेक्ट्रॉनिक युद्ध या EW उपकरणों के लिए भी कर रहा है। EW के जरिए रूस GPS सिग्नल को बाधित कर सकता है और ड्रोन तथा मिसाइलों को उनके रास्ते से भटका सकता है। यहीं पर RBS-15 काम आता है। इस मिसाइल को न केवल तटीय और खुले समुद्री इलाकों में काम करने के लिए अनुकूलित किया गया है, बल्कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स भी लगे हुए हैं। गंदनीर के पास अपनी EW तकनीक है, जिसे वह रूस द्वारा यूक्रेन की मिसाइलों और ड्रोन के खिलाफ इस्तेमाल हो रही EW का मुकाबला करने में इस्तेमाल कर सकता है। यह आग के खिलाफ आग की रणनीति है। इसका मतलब है कि RBS-15 GPS जैमिंग और स्पूफिंग तकनीकों के खिलाफ स्वाभाविक रूप से प्रतिरोधी है, जिनका इस्तेमाल सिवाश प्लेटफॉर्म पर लगे EW डिवाइस 6 अप्रैल को यूक्रेन द्वारा किए गए हमले जैसे हमलों को रोकने के लिए करते हैं। ओडिन के जादुई भाले ने शायद भविष्य की घटनाओं की नींव रखी। यूक्रेन ने अपने स्वीडिश मिसाइलों का इस्तेमाल रूस के सिवाश EW सिस्टम को नष्ट करने के लिए किया और फिर उसके बाद ड्रोन हमले किए, जिनके बारे में हमें पहले से ही पता था। वे ड्रोन जो सिवाश के EW सिस्टम से मुक्त थे, टेल ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म के एयर डिफेंस रडार्स पर ऐसी सटीकता से हमला कर सके जो वरना संभव नहीं थी। ये एक बेहद बुद्धिमान और कई स्तरों वाला हमला करने का तरीका है। यूक्रेन ने एक बार फिर रूस को दिखा दिया है कि उसके गहरे हमलों का तरीका सिर्फ मिसाइलें और ड्रोन किसी लक्ष्य की ओर भेजने और उनके लगने की उम्मीद करने से कहीं आगे है। सिवाश हमला हर चरण में अच्छी तरह योजनाबद्ध था और गंगमिर पूरे हमले को सफल बनाने में अहम था। पुतिन को अब चिंता होगी, क्योंकि सिवाश के विनाश के बाद क्रीमिया में रूसी संपत्तियों पर हमले संभव है। असली सवाल उनके लिए ये है कि ये सब पहली बार कैसे हुआ। रूस को पूरी तरह से चौंका दिया गया है, क्योंकि यूक्रेन ने ऐसा हथियार इस्तेमाल किया है जिसे उसने पहले कभी नहीं आजमाया था। हालांकि अगर पुतिन ध्यान दे रहे होते तो उन्हें कम से कम इतना अंदाजा जरूर हो जाता कि कुछ ऐसा होने वाला है। ओडिन के जादुई भाले का आगमन शांत दिखता है, लेकिन यह यूक्रेन और स्वीडन के बीच लंबी बातचीत का परिणाम है। स्वीडन ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर पुतिन के हमले के तुरंत बाद अपना समर्थन स्पष्ट कर दिया था। जून 2022 में स्वीडन ने यूक्रेन को रक्षा पैकेज देने का वादा किया था, जिसमें एंटी टैंक हथियार, 12.7 मिमी राइफलें और RBS-17 एंटी शिप मिसाइलें शामिल थीं। यह मिसाइल अमेरिकी हिलफायर की स्वीडिश संस्करण है। इसमें फर्क था कि इसे युद्धपोत या ग्राउंड फायरिंग पोस्ट से लॉन्च करने के लिए अनुकूलित किया गया, जिसे यूक्रेन के तट पर आसानी से लगाया या हटाया जा सकता था। यह रूस के लिए चेतावनी थी। स्वीडन युद्ध शुरू होते ही यूक्रेन को मिसाइल देने को तैयार था और मिलितानी के अनुसार उससे भी ताकतवर RBS-15 तैयार थी। RBS-17 आने के 2 साल बाद स्वीडिश मिसाइल मोर्चे पर कुछ खास नहीं हुआ। फिर बदलाव आया। उस समय इसके बारे में ज़्यादा सुनने को नहीं मिला और मीडिया में भी इसकी ज़्यादा रिपोर्टिंग नहीं हुई। कीव पोस्ट के मुताबिक स्वीडन और यूक्रेन ने 2024 में यूक्रेन को RBS-15 मिसाइलें देने के लिए समझौता किया। इसका मतलब 2 में से एक बात हो सकती है। या तो स्वीडन को इस समझौते को पूरा करने में लगभग 2 साल लग गए, इसी वजह से हम अब यूक्रेन में गंगमिर का इस्तेमाल होते देख रहे हैं, या फिर यूक्रेन को यह मिसाइल महीनों अगर सालों पहले नहीं तो पहले ही मिल गई थी और वह इसे इस्तेमाल करने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा था। किसी भी तरह से देखे, रूस ने अभी अभी ओडिन के जादुई भाले की ताकत महसूस की है और आगे इससे भी बुरा हो सकता है। कीव पोस्ट यह भी कहता है कि स्वीडन अकेला देश नहीं है जो RBS-15 का इस्तेमाल करता है। थाईलैंड, अल्जीरिया, बुल्गारिया, पोलैंड, जर्मनी, फिनलैंड और क्रोएशिया भी इस मिसाइल का संचालन करते हैं। इन देशों में सभी यूरोपीय राष्ट्र
यूक्रेन की रूस के खिलाफ सक्रिय रक्षा का समर्थन करते हैं और पहले ही उसे हथियार भेज चुके हैं। अब हमें पता है कि स्वीडन ने यूक्रेन के साथ RBS-15 मिसाइलों के ट्रांसफर के लिए एक समझौता किया है, लेकिन जर्मनी या फिनलैंड का क्या उनके पास भी ऐसे कोई समझौते चल रहे हैं? क्या समझौते पहले ही साइन हो गए हैं और हमें पता नहीं चला? अब जब यूक्रेन को स्वीडिश मिसाइलों की ताकत का पता चला, क्या गंगनिर ट्रांसफर पर बातचीत शुरू हो सकती है? इन सवालों के जवाब अभी नहीं मिले हैं। ऐसे कई सवाल हैं जो क्रेमलिन के आसपास उठने चाहिए, क्योंकि अगर इनमें से कई देश गंगनिर मिसाइलें यूक्रेन भेजे, जिससे रूस की सिवाच जैसी सुविधाओं पर और हमले हो सकते हैं। रूस की स्थिति और बिगड़ रही है। स्वीडन न सिर्फ यूक्रेन को मिसाइलें दे रहा है, बल्कि पुतिन के दुश्मन के साथ मिलकर नई मिसाइलें भी बना रहा है। डिफेंस एक्सप्रेस के अनुसार जनवरी 2025 में यूक्रेन और स्वीडन के रक्षा अधिकारियों ने लंबी दूरी के हथियार के विकास के लिए नई संयुक्त पहल पर सहमति के लिए मुलाकात की थी। डिफेंस एक्सप्रेस की रिपोर्ट के बाद से उस समझौते पर ज्यादा खबर नहीं आई, लेकिन इससे यूक्रेन और स्वीडन का सैन्य सहयोग बढ़ता दिखता है। पुतिन हैरान होंगे कि हालात ऐसे कैसे हो गए, क्योंकि हमला शुरू करते समय स्वीडन रूस के लिए खास मायने नहीं रखता था। यूक्रेन युद्ध से पहले 200 सालों तक स्वीडन ने खुद को दूसरों के युद्धों से दूर रखने के लिए सैन्य तटस्थता और गुट निरपेक्षता अपनाई थी। जब टैंक यूक्रेन में घुसे तो स्वीडन वासियों के लिए सब बदल गया। 2 शताब्दियों में पहली बार स्वीडन ने एक ऐसे खतरे को महसूस किया जिसका मुकाबला करने के लिए उसे प्रयास करना जरूरी था। देश का माहौल साफ था। पहले पुतिन यूक्रेन को निशाना बनाएंगे, फिर शायद बाल्टिक और नॉर्डिक देशों की ओर बढ़ सकते हैं। रूस की आक्रामकता के कारण स्वीडन ने 2 शताब्दियों की तटस्थता छोड़ नेटो सदस्यता चुनी। मार्च 2024 में यह कदम उठाया गया, जिससे सामूहिक रक्षा संगठन का विस्तार हुआ, जिसे पुतिन ने अपने आक्रमण के कारणों में बताया। रूस चाहता था कि नाटो छोटा हो जाए, उन देशों से छुटकारा पाले जो पूर्वी सीमा पर है और जिन्हें पुतिन मानते हैं कि वे रूस की सीमा के बहुत करीब आ गए हैं। हालांकि स्वीडिश दृष्टिकोण से देखें तो पुतिन ने अपने आक्रमण से जो कुछ भी हासिल किया है वह सिर्फ एक तटस्थ देश को दुश्मन में बदलना है। स्वीडन ने नाटो से आगे बढ़कर यूक्रेन का समर्थन किया है। हमने इस पर पहले ही तब चर्चा की थी जब जून 2022 से मिसाइल और हथियार ट्रांसफर शुरू हुए थे। स्वीडन और यूक्रेन का गठबंधन गहरा है, जो क्रेमलिन के लिए बड़ी समस्या है। फरवरी 2022 से स्वीडन ने यूक्रेन के युद्ध में $13.7 अरब से ज्यादा दिए हैं। सौदों पर हस्ताक्षर हो रहे हैं, जैसे यूक्रेन को RBS-15 मिसाइलें देना। अन्य सौदों में और भी खतरनाक हथियार शामिल हैं, जैसे कि यूक्रेन और स्वीडन के बीच हुए समझौते, जिनके तहत अगले दशक में स्वीडन यूक्रेन को 150 तक अपने ग्रिपेन फाइटर जेट्स देगा। स्वीडन रूस को सांस्कृतिक रूप से भी निशाना बना रहा है, जैसा स्वीडन और यूक्रेन के सांस्कृतिक मंत्रियों की मुलाकातों से दिखता है कि वह नए सहयोगी के साथ डीरूसीकरण पर हर स्तर पर काम करना चाहता है। जब पुतिन ने यूक्रेन पर हमला किया था तो उनका मकसद जल्दी जीत हासिल करना था, जिसे विशेष सैन्य अभियान कहा गया। वह कुछ दिनों में खत्म हो सकता था और रूस उस जीत का इस्तेमाल अन्य यूरोपीय देशों को डराने में कर सकता था। यूक्रेन की रक्षा और रूस के 4 साल से ज्यादा युद्ध में फंसने से पुतिन की सारी उपलब्धि बस इतनी रही कि उन्होंने ऐसे गठबंधन बनने का माहौल बना दिया जो उनकी सेनाएं वही रुकने पर नहीं बनते। अब स्वीडन एक दुश्मन है जो सक्रिय रूप से रूस को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा मान रहा है, और यही वजह है कि आज हम यूक्रेन और स्वीडन के बीच इतनी ज्यादा सहयोग की नींव देख रहे हैं। ओडिन के जादुई भाले का रूस पर इस्तेमाल अहम है, क्योंकि इसके तत्काल नतीजे बहुत महत्वपूर्ण हैं। यूक्रेन की स्वीडिश मिसाइलों ने काला सागर में एक अहम रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर चौकी नष्ट कर दी, जिससे यूक्रेन की मिसाइलों और ड्रोन के लिए और अधिक हवाई गलियारे बनेंगे, जिनसे वे क्रीमिया पर हमला कर सकेंगे। लेकिन शायद हमले से भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि यह हमला किस चीज का प्रतीक है। पुतिन ने स्वीडिश राक्षस तैयार किया है, जो अब यूक्रेन के साथ मिलकर कब्जे वाले इलाकों में कहीं भी यूक्रेन के गुस्से से कोई जगह सुरक्षित नहीं छोड़ता। गुंगनिर अकेला ऐसा हथियार नहीं है जो नॉर्स मिथक से प्रेरित होकर स्वीडन रूस के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। ओडिन के साथ अब लोकी भी जुड़ गया है,
क्योंकि साप द्वारा एक नया सिस्टम विकसित किया गया है जो रूसी ड्रोन समस्या का व्यावहारिक और किफ़ायती समाधान प्रदान करता है। हमारे वीडियो में जानिए कि ये हथियार क्या मायने रखता है और ये यूरोप और नेटो की वायु रक्षा का भविष्य क्यों हो सकता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप यूक्रेन द्वारा रूस के खिलाफ अपनी लड़ाई में तैनात किए जा रहे नवीनतम हथियारों की जानकारी सबसे पहले पा सके। और देखने के लिए धन्यवाद।